हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4 के लेक्चर 2 को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैव द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। सबसे पहले हम साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट होता क्या है कि वो जो बच्चे जो 7 साल से अ, ऊपर एज के हैं और जो लिख सकते हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज और जो पढ़ सकते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटरल है, साक्षर है। इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो हमारी थी 74.04%। तो भारत का जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के आधार पे वो हमारी 74.04% थी, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट था किस स्टेट का था वो हमारा केरला का था, 94% था। और सबसे लोवेस्ट जो था वो 61.8%। ठीक, बिहार का था। यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा यूटी में था लक्षद्वीप का 91.85%। और लोवेस्ट में सबसे ज्यादा कम था यूटी में दादरा नगर हवेली, क्योंकि हवेली में भाई अभी जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो हवेली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज बढ़ती है, बट लिटरेसी में सबसे कम। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो मिजोरम मिजोरम की शेरशिप डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और एमपी का अलीराजपुर जिसकी सबसे कम लिटरेसी रेट है। और मेल लिटरेसी रेट बताएं 2011 की अकॉर्डिंग टू 82.14% और फीमेल की लिटरेसी रेट थी 65.46% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और क्वेश्चन पूछता है कि मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में क्या डिफरेंस है, तो वो था 16.68%। और ये जो मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, आजादी के समय। जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत की साक्षरता दर 12% थी और 1901 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो साक्षरता दर थी 5.4% थी। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 64.8% इंडिया की जो है लिटरेसी रेट थी। और हम आगे बात करें तो जो ये तो हाईएस्ट है केरला, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पे हमारा आता है मिजोरम, लोवेस्ट है बिहार, और सेकंड लोवेस्ट में हमारा कौन सा आता है, तो वो आता है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। अब 8 शेड्यूल, तो जान ही रहे हैं कि 8वें शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज मेंशन किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ अ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसको हम क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो क्षैतिज एक तरीके से क्षैतिज तरीके से जो हवाएं बहती हैं, वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लू, तो लू तो जो होता है एक तरीके से लोकल विंड होती है। ठीक। और इसमें जो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है उसको हम कहते हैं एडवेक्शन। ठीक। और अगला वर्ड हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का। और अब हम बात करें कंडक्शन की, तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कंडक्शन तभी होगा जब कांटेक्ट होगा। जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं। ठीक है। जब फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक। और विंड जो है वो दो टाइप की होती है, एक हमारी परमानेंट विंड होती है जिसे हम ट्रेड विंड कहते हैं, और ये हमारी एक लोकल विंड होती है जिसे हम लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द विजयनगर एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था। तो जाहिर सी बात है मराठा नहीं था। सिंपल सी बात है। अब हम बात करें विजयनगर एम्पायर की। कल हमने इसकी पहली बहुत अच्छे से चर्चा करी कि विजयनगर एम्पायर का जो फाउंडर था वो हरिहर और बुक्का था, 1336 में स्थापना करता है। विजयनगर एम्पायर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा रिवर के लॉन्ग सिचुएटेड था। विजयनगर एम्पायर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी। और जो है जो बहमनी किंगडम है इसे जो है कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जानती थी। विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, वहां पे एक
वहाँ की एक देवी थी पंपा देवी, उसके साथ हम पार्वती जी के साथ रिलेट करते हैं। और विजयनगर एम्पायर की ही बात कर लें तो एक वहाँ पे एक टेम्पल था विरूपाक्ष टेम्पल, जिसको हम लॉर्ड शिवा से कंपेयर करते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल को हम लखनदनेश्वर ने बनवाया था, ये भी कॉन्सेप्ट उसी में आता है। और ये जो संगम डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये 3 BC से 3 AD तक चलता है। और इसमें जो है सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर था वो हमारा केडीआर था, कृष्णदेवराय था, जो कि तुलु वंश से बिलोंग करता है। ये सारी चीजें मैंने पियागी के पार्ट 4 में करी थी, पार्ट 4 के लेक्चर 1 में करी थी। अब हम बात करते हैं विजय उत्सव। तो विजय उत्सव जो है, जिसे हम्पी उत्सव कहते हैं, वो कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। हम देखते होंगे ना, यहाँ पे तुलु वंश में देखते हैं कि अधिकतर जो रूलर है वो अपने नाम के पीछे जैसे कृष्णदेवराय है, तो कृष्णदेवराय लास्ट में राय लगाते हैं, तो राय का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और अमर नायक का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर। इनके टेन्योर की बात हमने कल ही कर ली थी। संगम का 1336-1485, तुलु का 1485-1505, तुलु का 1505 से 1570, अराइवीडु का 1570 से 1650। इसका फाउंडर बी नरसिंह था, लेकिन हमने बताया प्रोमिनेंट रोल हमारा केडीआर था, कृष्णदेव राय था। और संगम का फाउंडर हरिहर बुक्का, ठीक है। ये किसके सामंत थे? जो काकतीय के सामंत थे, काकतीय वंश के सामंत थे, जिनकी कैपिटल वारंगल हुआ करती थी। सुलु की बात करें तो सुलु नरसिम्हा था, और अराइवीडु का फाउंडर था तुलु मला। कौन कौन से ट्रैवलर जो है इनके टाइम पे आए? जो फर्नाउड न्यूज आया था, ये अच्छी देराय के टाइम पे आया था, ठीक। और निकोलो दी कोंटी, ये देवराय 1 के टाइम पे आया था, ये इटालियन ट्रैवलर था। अब्दुल रज्जाक, ये एक पर्सियन ट्रैवलर था, देवराय 2 के टाइम पे आया था। दुआर्ते बारबोसा डोमिंगो पेस, ये कृष्ण देवराय के टाइम पे आया था, पुर्तगीज था। और फर्नांडो न्यूज भी एक पुर्तगाली था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। द फंडामेंटल राइट आर इंश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो हमारा पार्ट 3 में, कल हमने डीपीएसपी की बात करी थी, डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है। डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है, और उसी में ही हमने बात करी थी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी पार्ट 4 में है, लेकिन पार्ट 4 के ए में है, और आर्टिकल 51 के सेक्शन ए में, ये कल मैंने चर्चा करी थी। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये पार्ट 3 में है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक की जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। इसी इंग्लैंड, अगर हम बात करें यूके, यूके के जो उसमें राजा वगैरह थे, उन्होंने अपने सबसे पहले नागरिकों को जो है ना एक राइट दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो सबसे पहले राइट की बात वहीं पे करी गई थी। लेकिन हमने जो अपना फंडामेंटल राइट है वो लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट थे, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। क्योंकि जो 7वां फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने रिमूव करा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। और इस समय उस राइट टू प्रॉपर्टी को हमने बना दिया लीगल राइट। और रखा कहाँ पे है उसे? पार्ट 12 में, आर्टिकल 300 के ए में। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो ये 24 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं, 26 नवंबर 1949 को हम अपना डेटा अडॉप्ट करते हैं ना। 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स हैं। अभी करंट में बात करें तो हमारे पास 25 पार्ट, लगभग 400, 450 प्लस हमारे पास आर्टिकल्स हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। पार्ट 1 में हम बात करते हैं यूनियन और उसकी टेरिटरी की, तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। और हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और हमने लिया उसे यूके से। लेकिन यूएसए में क्या होता है? डबल सिटीजनशिप होता है। जिस पर्टिकुलर आप स्टेट में रहेंगे, वहाँ पे 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट में हम जिस किसी स्टेट में रहेंगे तो उसकी भी सिटीजनशिप होती है, और उस कंट्री की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, इसे हम आयरलैंड से लिए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4 के ए में है, आर्टिकल 51 ए में, जो रशिया से हमने लिया, यूएसआर से लिया। अगला क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution mentions that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो जब कोई दोष है तो उसकी सिद्ध में आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे खुद को आप बचा सकते हैं, तो आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 20 का सेक्शन ए है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जैसे जब आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो वो जो पनिशमेंट होगी, जिस टाइम पे आप क्राइम किए रहेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये बताता है आर्टिकल 20 का एक।
दूसरा, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये बताता है नो जियोपैथी। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे एक बार कोई क्राइम किए, उसके बाद आपको एक ही बार ना सजा मिलेगी। अब ना कि कोई भी क्राइम हो तो आप ही को ले जाके पकड़ लेंगे, आप ही ने क्राइम किया था, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज क्या है पार्ट 3 में, 20 के क्लॉज 3 में है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप खुद के खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकते। जैसे कोर्ट में गया तो मैं ही कह दूं कि नहीं मैं तो चोर हूँ ही नहीं, ठीक है, तो मैं खुद मेरे कहने से जो हमारा जज होगा मेरे सामने जो बैठा होगा वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा वकील प्रूफ करेगा। जब तक गवाह हम खुद के खिलाफ अपना जो है नहीं हम कह सकते हैं कि खुद गवाही नहीं मानी जाएगी, तो वो होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 20 की क्लॉज 3 में तो क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख में किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ना उसे दंडित किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। अगला, which of the following rulers is considered as the greater king of a Satavahana dynasty and is described as the destroyer of the Saka, Yavana and Pallava? पल्लवा, पहलव, पहलवा कहते हैं ना? ठीक। अब हम बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी की। तो सातवाहन ये हमारा आंध्र सातवाहन जिसे हम कहते हैं आंध्रा के रीजन में था। सातवाहन डायनेस्टी यहाँ पे थी स्टेब्लिश हमारी आंध्रा के रीजन में। आंध्र सातवाहन कहते हैं इसे इसलिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन में है। आंध्र सातवाहन इसलिए कहते हैं हम इसे आंध्रा रीजन में। इसका जो कैपिटल था वो प्रतिष्ठान और पैठान था। इसका फाउंडर सिमुक था। ये ब्राह्मण हुआ करते थे, बट ऐसा नहीं था, ये दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे और ये मैट्रिलिनियर थे। अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ते थे। और जैसे गौतमी यज्ञ बालाश्री करके नाम था, इसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी करके, इनकी माता का नाम था शायद, नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा था। और इन सातवाहन डायनेस्टी वाले ही थे जिन्होंने सबसे पहले जो है शीशे के सिक्के को इंट्रोड्यूस करा। अब इसमें जो सातवाहन वंश में सबसे प्रोमिनेंट रूलर था वो हमारा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने एक ब्राह्मणा, खटिया दपा माना, हाँ ये जो है इनके टाइटल्स हुआ करते थे। और सातवाहनों के बारे में जो इनका डायनेस्टी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो हम बात करते हैं शक की। तो शको जो जिसे हम सीथियन कहते हैं, जो इंडो ग्रीक्स थे, अ, इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो रुद्रदामन वन थे और जिनसे एसोसिएटेड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार, गिरनार में है। और इनका जो ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है गिरनार में है, जो कि ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। और ये जो शक हैं ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हैं। और ये रुद्रदामन ही था जिसने सुदर्शन लेक को रिपेयर्ड किया था, जिसको बनवाया था पुष्यगुप्त ने। और ये बनवाया कब था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। और ये जो पल्लव है, पल्लव अभी हम आगे पढ़ेंगे साउथ इंडिया में पल्लव। तो ये जो पल्लव और चालुक्य के बीच में अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो पल्लव की बात करें तो ये जो पल्लव हैं ये सातवाहनों के ही सामंत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये करी थी जोनाथन डंकन ने 1791 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना करी थी विलियम जॉनसन ने 1784 में। हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, इसका जो फॉर्मेशन किया गया था ये राजा राम मोहन राय और डेविड हैरे ने करा था 1817 में। और वेदांत कॉलेज कलकत्ता में, जो वेदांत कॉलेज है कलकत्ता में, इसका फॉर्मेशन किया था राजा राम मोहन राय ने 1825 में। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ से हम पढ़े हुए हैं, जहाँ के हम स्टूडेंट हैं अभी वर्तमान में, उसका फाउंडेशन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में किया था। और हिंदू महासभा जिसका फाउंडेशन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में। तो ये बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है अभी यहाँ पे जो है मालवीय जी का बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने मालवीय जी के बगिया को बनाया और इतना पूरे एनआरएफ की रैंकिंग में अभी शायद इसकी तीसरी रैंकिंग है हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती क्या है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले सक्सेशन की। सक्सेशन इसका मतलब होता है चेंज इन फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू सर्टेन रीजन। सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो है किसी भी रीजन की वजह से जो फ्लोरा और फौना में चेंजिंग होती है उसे हम कहते हैं सक्सेशन, एक तरीके से।
इसमें एक होता है हमारा सेरल कम्युनिटी और एक होता है हमारा फाइनल। जैसे कोई चीज इनिशियल स्टेज में हो जिसमें अभी कोई चेंजिंग ना हो उसे हम कहते हैं सेरल कम्युनिटी। जब वो चीज पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर दूसरी चीजों में एकदम डिफरेंट बन जाए तो वो कहते हैं फाइनल कम्युनिटी। एक नया शब्द हमें मिल जाता है। और जो सीरियल कम्युनिटी और जो फाइनल कम्युनिटी इनके बीच का जो इंटरेक्शन है जिसे हम कहते हैं इकोटोन, जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। इको इकोटोन में ही मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। और बायोडाइवर्सिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करा था वाइटल वोगन ने, और इकोलॉजी टर्म को दिया था आंस हैकल ने इन 1866। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम टर्म को दिया था हमारे टैंसले ने, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। अब यहाँ पे क्लाइमेट कम्युनिटी से बात करें, दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे बायोटिक जिन्हें हम लिविंग कहते हैं, और अबायोटिक जिन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। और इन्हीं का जो इंटरेक्शन होता है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कम्स अंडर इकोलॉजी। जैसे इकोसिस्टम जो होता है, कई सारे इकोसिस्टम मिलकर इकोलॉजी का फॉर्मेशन करते हैं। इकोलॉजी एक बहुत बड़ा टर्म है ना, उसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड स्टेरॉइड हार्मोन। वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय से, मतलब मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल पहली चीज तो ये एनिमल सेल में पाया नहीं पाता, ये पाया जाता है प्लांट सेल में। ठीक, तो ये पाया कहाँ जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, और ये प्लांट सेल में बना होता है सेलुलोज से, और फंगी में बना होता है चीटिन से, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिन से, और बैक्टीरिया का जो स्लाइम लेयर होता है वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक से। ये तो ना चीज क्लियर हुआ। आगे हम थोड़ा चलते हैं। एटीपी की बात करें तो ये जो एटीपी है ये हमने पहले लेक्चर में क्लियर करा था। एटीपी का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इनर, इसका दो लेयर होता है, एक आउटर एक इनर। इनर में ही क्या बनाती है, एटीपी बनती है। और ये एटीपी क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम बात किए थे, कल ही बता चुके थे कि लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है वो गोल्गी एपेटस में बनता है। और इसका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो बनता है ईरा। कहाँ बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, वो भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। डीएनए की बात करें तो जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और वहां पे ही प्रेजेंट होता है हमारे कई सारे क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल इंटेंगल होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये क्रोमोसोम के डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए की डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक मिशेल ने, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल है उसकी डिस्कवरी करी थी वाटसन और क्रिक ने 1953 में। और इसमें चार कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसमें एडमाइन थाइमाइन के साथ पेयर बनाता है, ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ पेयर बनाता है। जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। आगे सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, लिविंग होता है। और सेल वॉल जो होता है वो फुली परमिएबल होता है, नॉन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, इसीलिए इसमें ऑस्मोसिस होता है, इसीलिए इसमें ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, और ये यहाँ से ही हम तीन टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, तीन टाइप की कंडीशन होती है। ठीक है, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और एक आइसोटोनिक, तीन टाइप की कंडीशंस बनते हैं। जब सेल वॉल की बात करें ये फुली परमिएबल होता है, नॉन लिविंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये जो एनर्जी बनाती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन करके बनती है। ठीक, बाकी सारी चीजें हमने कल क्लियर करा। दूसरी चीज हम बात करें, आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज द एसोसिएटेड विद द विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग। ब्लोइंग का मतलब जिसमें फूंक के बजाते हैं। तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट हमारे फ्लूट होते हैं, शहनाई होते हैं, जो कि सुशील वाद्य यंत्र हम कहते हैं। इसके एक्सपोनेंट हमारे बिस्मिल्लाह खान है, और जिनका जन्म जो है डुमराव बिहार में हुआ था। और ये जो है शहनाई बजाते हैं, एक तरीके से ये शहनाई से एसोसिएटेड है बिस्मिल्लाह खान। और इनकी डेथ हुई थी वाराणसी में। ठीक, और बनारसी में इसकी डेथ हुई थी, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं बनारस घराना से हम एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। और प्लेट की बात ये एक तरीके से इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये रेड फोर्ट पे शहनाई बजाए थे। इनका जो ऑडिटोरियम है इनके नाम पे तेहरान में है। इन्हें 2001 में जो है भारत रत्न मिला है, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में मिला है। अब हम आगे बात करते हैं। ये विश्व मोहन भट्ट जो है ये गिटार और मोहन मीना से एसोसिएटेड है।
और पंडित रविशंकर जो है ये सितार से एसोसिएटेड है। सितार एक तरीके से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये सेकेंड म्यूजिशियन है जिन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था, और इन्हें 5 बार ग्रैमी मिल चुका है। और इन्हें वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए पहली बार इन्हें ग्रैमी मिला था। ये इनकी एल्बम है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ। इनके भाई का नाम है उदय शंकर, जिन्होंने हाई डांस या फ्यूजन डांस को जो इंट्रोड्यूस करा था। इसमें जो है उत्तर और दक्षिण दोनों के डांसों को मिक्स किया था, तो इसे फ्यूजन डांस कहते हैं। इनकी डॉटर का नाम था अनुष्का शंकर, जो सितार बजाती थी। ये पहली इंडियन वोमेन है, ये सितार बजाती थी। और तन्वी शाह पहली इंडियन वोमेन थी जिन्हें सबसे पहले जो है ग्रैमी मिला था। शहनाई की बात करें, जो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे उसमें 7 छेद होते हैं, हर एक शहनाई में 7 छेद होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। तो जियोलॉजिकली विच of the following physiographic division of India is supposed to be one of the most stable land blocks. तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। पहला जैसे हिमालय, दूसरा नदर्न प्लेन्स, यहाँ पे नदर्न प्लेन्स हमारे पूरे पेनिनसुलर प्लेटू रीजन हमारा, ये ट्रायंगुलर शेप में हमारा कोस्टल प्लेन्स हमारे हैं। और हमारे हैं ग्रेट इंडियन डिजर्ट, हार्ड डिजर्ट हमारा पूरा ग्रुप, उसका ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब हम थोड़ा समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय बना कैसे? तो सबसे पहले वेगनर जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे पहले एक वाटर बॉडी था जिसे हम कहते थे पैंथालॉसा, एक जायंट वाटर बॉडी था। और एक लैंड था जिसे हम कहते थे पेंजिया। पेंजिया और पैंथालॉसा दो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने सबसे पहले। दूसरा क्या हुआ कि एक समय आया कि पेंजिया, ये जो पैंथालॉसा था ये टूट गया। ये जो पैंथालॉसा, ये पेंजिया था सॉरी, ये टूट गया और दो पार्ट में बटा, एक लॉरेंसिया और एक गोंडवाना, और इनके बीच में बना चथिस सी। इनके बीच में क्या बना? चथिस सी बना। ये भी कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का ही। तो इनमें चथिस सी होता है। अभी जब हम माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं या माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी पढ़ते हैं ना, कोबर वगैरह का, तो वहां पे हम चथिस सी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैसे कैसे धीरे धीरे सेडिमेंट उसमें डिपॉजिट होते हैं, उससे उसके बाद सबडक्शन हो जाता है, तो साइड के दोनों प्लेट अपलिफ्ट कर जाते हैं, तो इस तरीके से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो ज्योग्राफी का एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, जब कई सारे हम थ्योरी को पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, और ओबर का माउंटेन बिल्डिंग ब्लॉक थ्योरी पढ़ते हैं। उसी कॉन्सेप्ट में वेगनर जी ने अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और हिमालय जो है वो फॉर्म हुआ था कोलिजन ऑफ अ यूरेशियन प्लेट और इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सबसे स्टेबल है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये एंशियंट ग्रेनाइट और नीफ से बना हुआ, बहुत ज्यादा ही स्टेबल है। Who among the following was conferred with the title of a खाने खाना under Akbar? किसे खाने खाना की उपाधि मिली थी? तो हम बात करते हैं बैरम खान की, इन्हें मिली थी। अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 इनका टेन्योर था। इनका जो नेम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये 13 साल की एज में राजगद्दी पे बैठते हैं, अपने सिंहासन पे बैठते हैं, बहुत छोटा बच्चा था। तो इसी समय जो है 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है। तो जाहिर सी बात है ये तो लड़ेगा नहीं। इसकी तरफ से लीड करा बैरम खान ने। ठीक। और इसने अपना लास्ट एक्सपीडिशन करा था 1601 डेज में किया था, ये साउथ इंडियन एक्सपीडिशन था। अब ये 1605 में मर जाता है। कौन मर जाता है? अकबर मर जाता है। और इसी का ही एक तरीके से दरबारी कवि था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा के 3 पार्ट थे। पहली पार्ट में इंसेस्टर के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में, दूसरे में उनके शासन वगैरह कैसा था, तीसरा उनके प्रशासन के बारे में, और ये तीसरा पार्ट जो है इसे हम आईने अकबरी कहते हैं। अब इसी का ही नौरत्न हुआ करते थे टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये 1580 में जो है दहसाला या जब्ती सिस्टम लेके आते थे, जिसमें 10 साल के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया। और इन्होंने ही लैंड को जो है 4 पार्ट में बांटा था, कोलाज, करौती, चाचर, बांजर। कोलाज फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, करौती जिसे 1 से 2 साल के लिए बंजर छोड़ा जाता था, चाचर को 3 से 4 साल के लिए छोड़ा जाता था, और बांगर को जो है डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब होता है वो मतलब बंजर जमीन थी। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेरशाह सूरी से अपनाया था। ये तो मैंने बताया ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था हेमू में, और अकबर की तरफ से लीड करा था बैरम खान ने। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का रिवॉल्ट 1602 के आसपास हुआ था। ठीक है। 1605 में जहांगीर सिंहासन पे बैठ जाता भाई साहब, रिवॉल्ट करा फिर बैठ ही जाता, अकबर फिर खत्म कहानी।
बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को समझते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से 151 तक प्रेसिडेंट की बात है, ये चैप्टर 4 में है। तो सबसे पहला आर्टिकल प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड है प्रेसिडेंट। तो 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हर एक आर्टिकल का पहला आर्टिकल यही कहता है। आर्टिकल 53 में कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड एमपी और एमएलए। क्लियर? इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। अब हम बात करें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट कि इनका मैनर क्या है, तरीका क्या है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है। बट इन राष्ट्रपति जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। क्लियर? अब एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ली एलिजिबिलिटी का कितनी भी आप कोई कई बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी? तो क्वालिफिकेशन यही है कि आपकी एज 35 साल हो और लोकसभा की सारी क्वालिटी आप फिल करते हैं, मेंबर बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशन आप फिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशन, क्वालिफिकेशन हुआ, कंडीशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या क्या शर्तें हैं? तो जाहिर सी बात है संविधान का पालन करके इतना काम करिए भाई। ओथ, इसको आपस ओथ कौन दिलवाता है? तो ये सीजीआई दिलवाता है, जाहिर सी बात है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, तो ये हमने यूएसए से लिया है, इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हम आगे के लेक्चर में बताए हैं कि सर, तो आगे देखा जाएगा। इम्पीचमेंट में, इम्पीचमेंट में मेनली होता क्या है कि सबसे पहले आप 1/4 मेंबर से आप पहले लोकसभा राज्यसभा में साइन करवाइए। उसके बाद जो है ये हो गया तो फिर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दीजिए। उसके बाद 2/3 मेंबर और स्पेशल मेजोरिटी के साथ जितना टोटल है उनका लोकसभा और राज्यसभा से साइन करो, उसके बाद कहीं जाके हमारा राष्ट्रपति हटता है। तो ये इम्पीचमेंट बहुत लंबा प्रोसेस, अभी तक किसी के ऊपर इम्पीचमेंट लगा नहीं। और 62 आर्टिकल 62 में है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ अ फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट, कि जैसे मतलब एक इलेक्शन प्रेसिडेंट का टाइम पूरा हो जाए तो उसके पहले ही आप इलेक्शन वगैरह करवा लीजिए, जिससे कि जो पोजीशन है वो खाली ना रहे, वैकेंट ना रहे। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है प्रेम, ट्रैकिंग पे चलना है, कम इन टाइम। प्रेम से, प्रेम PREEM, PR से प्रेसिडेंट, E से एग्जीक्यूटिव पावर, E से इलेक्शन, M से मैनर। ट्रैकिंग पे चलना है। TR से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, E से एलिजिबिलिटी ऑफ हर इलेक्शन, क्यों, क्यों से मतलब हुआ क्वालिफिकेशन। कम, C से कंडीशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफिस, O से ओथ ऑफ अफर्मेशन, इन है, इन से आई निकाल लो तो इम्पीचमेंट, टी से टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? तो पूरा क्लियर। फिर क्या, टाइम ट्रैकिंग पे चलना, कमेंट टाइम। आगे बात करें, हु इलेक्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? तो ये जाहिर सी बात है, राज्य विधानमंडल है तो विधानसभा के सदस्य करता है। स्पीकर इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो 28 स्टेट 8 यूटी है और हर एक स्टेट में जो है अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन सारे स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सिर्फ 6 ही स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो है कबूतम, का से, के से कर्नाटक, ए से आंध्रा, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। ठीक। और दो ऐसे यूटी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव जो है असेंबली है, काउंसिलिंग काउंसिल की तो बात ही छोड़ दो, वो दिल्ली और पुडुचेरी है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ दिन बाद आ जाएगा अंदर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना या बनाना, ये पार्लियामेंट करती है, सिंपल मेजोरिटी से करती है। ठीक है। और जो स्पीकर का जो इलेक्शन का जो डेट होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बट डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट डिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर अपना त्याग पत्र स्पीकर को देता है। और लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके लिए आर्टिकल 93। और ये लोकसभा का है। जब हम विधानसभा की बात करते हैं उसके पीठासीन अधिकारी का जो आर्टिकल, आर्टिकल 178। आगे बात करें, who among the following revolutionaries was one of the co-founder of the Hindustan Socialist Republican Association, which got established in 1928 as Rosa Court, Delhi?
हमने बताया था एसएसआरए का फॉर्मेशन हुआ था 1928 में फिरोजशाह कोटला, जिसे हम जानते हैं अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक, इतनी क्लियर। अब हम बात करते हैं और थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में। ठीक है, तो एसएसआरए का फॉर्मेशन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग मिलके करते हैं। और अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने 1916 में ही जो है पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। और इनकी किताब का नाम है बुक आई एम एन एथिस्ट। इन्होंने ही। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका फाउंडेशन करता है कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और ये जो है जो कांग्रेस का बनारस का सेशन 1905 में हुआ था, उसको भी प्रिसाइड इन्होंने ही करा था। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु ये तो चित्तरंजन दास है। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये जो भगत सिंह थे और कौन थे स्टैब्लिश इन फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली, तो ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन में है ही नहीं था। अब हम अगला देखें। सतरिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दीज स्टेट। सतरिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सतरिया असम का है। सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल डांस की, तो जो क्लासिकल डांस है, वो पहली चीज तो 8 है इनकी संख्या। और ये 8 रिकॉग्नाइज करा है संगीत नाटक एकेडमी ने। बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है 9 जो है क्लासिकल डांस इंट्रोड्यूस करें। इसमें छऊ, छऊ मेनली ईस्टर्न इंडिया में मनाया था। ये 3 टाइप के मेनली छऊ डांस 3 टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम बात करें क्लासिकल डांस की, तो इसको मेंशन किया गया है नाट्य शास्त्र में, कि भरत मुनि ने कंपोज करा था। और जिसे पांचवा वेद कहते हैं। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, सतरिया से ही एसोसिएटेड है भूपेन हजारिका, जिन्हें भारत रत्न मिला था 2019 में। अब हम बात करते हैं सतरिया की। तो सतरिया क्लासिकल डांस जो है ये असम का है। ये वैष्णवाइज फॉर्म है इसमें। और इसे जो है 2000 ईस्वी में जो है क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। और इसमें 2 फॉर्म होते हैं, भावना और अंकिया नाद। गीत इसमें गाया जाता है बोर गीत। और इसमें टर्म होते हैं, कुछ पद होते हैं इससे, जैसे चाली, झुमेरा, नाडू, झांगी। एक्सपोनेंट में गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनाकंठा बोरा, मणिक बारियाम, मणिराम दत्ता, भूपेन हजारिका, और इसके प्रोफाउंडर हैं गुरु शंकर देव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो एज अ मिलिंद। इंडो ग्रीक की बात करें तो फर्स्ट इंडो ग्रीक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करा। इनके रूलर की फोटो होती थी सबसे, एक तरीके से सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करा था। मिनेंडर की बात करें तो मिनेंडर का नागसेन के साथ जो वार्तालाप है, वो थोड़ा इस वजह से थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। मिलिंद पन्हो के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये बुद्ध चरित्र जो है, इसे अश्वघोष ने लिखा है। और ये कनिष्क का दरबारी था। एंटियोकस प्रथम, ये सीरिया का राजा था, जिससे जो है बिंदुसार ने फिग वाइन और फिलोसफर की डिमांड करी थी। 18 की बात करें, इज अ मेड ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इटसेल्फ एंड इट इज आल्सो रेगुलेट द यूज ऑफ अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अपने आप में संचार का एक तरीका है, और यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी सीमित करता है। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट उपग्रह। तो पहला इंडिया का सैटेलाइट है आर्यभट्ट। और हम जाहिर सी बात है अपने सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करते हैं? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और अपने हम न्यूक्लियर टेस्ट को कहाँ से करते हैं? पोखरण, राजस्थान। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ कैप्ड कांस्टेंट इन अ बॉयल्स लॉ। मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने जब याद किया इसमें, तो मैंने याद किया टीपीवी। टीपीवी, टी का मतलब पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट, तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट। इस तरीके से मैंने याद करा, बाकी कोई झंझट नहीं है। पहले में ये पता है कि पहले वाले में जो है इन्वर्सली रिलेटेड है, और बाकी सब में डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। तो पहला लॉ जो है बॉयल्स का है, इसमें क्या किया जाता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली रिलेटेड होगा वॉल्यूम के। तो पी इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/v। और यहाँ से पी वी इधर चला जाएगा, तो पीवी हो जाएगा पीवी। और ये हट के कांस्टेंट आ जाएगा, तो P1 बराबर P2 V2। चार्ल्स लॉ क्या है? इसमें टी हमने बताया ना, पहले में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, दूसरे में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो जाहिर सी बात, टीपी, टी का मतलब प्रेशर ना। दूसरे वाले में प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तो दूसरे वाले में प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। मतलब V1/V2 = T1/T2। सेम कॉन्सेप्ट। गैलोसेक का बात करें तो इसमें क्या करें? टी पी वी, वी का मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसे गैलोसेक लॉ कहते हैं। अगला बात करें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में है,
इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो जाहिर सी बात है माइका। माइका का प्रोडक्शन अगर हम बात करें नेल्लोर बेल्ट, आंध्रा की, अजमेर बेल्ट, राजस्थान, इन तीनों जगह से जो है माइका का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करता है वो करता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का जो ओर है वो एल्यूमिना, Al2O3.2H2O। और टॉप प्रोड्यूसर उड़ीसा, मैंने बताया। कॉपर की बात करें तो खेतड़ी राजस्थान में है, मलचखंड एमपी में है। और चैल्कोलिथिक एज में तो हमने पूरा कॉपर ही तो यूज करा था। और ब्रॉन्ज की बात करें तो आईबीसी में यूज करा था, कॉपर और टिन का मिक्स करके मैंने बनाया था ब्रॉन्ज एज में। अब हम बताएं कोल की बात करें तो कोल को बरीड सल्फाइड के नाम से जानते हैं, ग्राफाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, हाँ, पीट, ये 4 टाइप के कोल होते हैं। ठीक है। अब आयरन बेल्ट की बात करें तो ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्गावत्सल, छिद्र, चंद्र, पूर्व बेल्ट, महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट, बेलेरी, चित्रा, दुर्गा, चिकमागलूर, तुमकूर बेल्ट। ये मैं नहीं पढ़ पाता। मैं 10 से ज्यादा बार इस स्लाइड को मतलब अभी तक पढ़ चुका हूँ। इस सर से मैंने कई बार मतलब जो है इस टीवाई की सीरीज मैंने लगभग कंप्लीट किया। तो खुद के रिवाइज करें चीजों को, बार बार पढ़िए तो अपने आप याद हो जाता है। मैंने इस स्लाइड को मल्टीपल टाइम मैंने रिविजन करा, मल्टीपल टाइम रिविजन करने से डाटा जो है रटा जाता है एक तरीके से। ठीक है। और इन डिटेल में अगर आपको चीजों को पढ़ना है तो आप परमार सर से जाके अच्छे से पढ़िए। सबसे बेस्ट टीचर है, मैंने इन्हीं से पूरा पढ़ा है। हाँ, तो जाके आप लोग अच्छे से इन्हीं से अच्छे से, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग सर से जाके अच्छे से सर का वन शॉर्ट वीडियो और ये टीवाई की सीरीज अभी सर की बुक लॉन्च हुई है तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक। अगर आपको 20-25 मिनट या 30 मिनट या 15 मिनट में रिवीजन करना है तो आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। थैंक यू।